सबसे पहले CSS एंड PMS के तमाम स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाली मेरी ये 2 वीडियोस पहले ज़रूर देखें। इसमें एक वीडियो में मैंने बताया है कि CSS PMS के स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं और दूसरी वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। जी, तो CSS एंड PMS के स्टूडेंट्स किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना बेहतर बनाएं। स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज किसी नाइट मेयर से कम नहीं है, क्योंकि वो जितने भी स्टूडेंट्स CSS एंड PMS में फेल होते हैं उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश और खुसूसन ऐसे के पेपर में फेल होते हैं। और ये भी देखने में आया है कि बाज़ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद वो इंग्लिश ऐसे में बदतरीन तरीके से जो है वो फेल हो जाते हैं, और उसकी मेन वजह लैक ऑफ गाइडेंस ही होती है। अपनी इस वीडियो में स्टार्ट में जो मैंने आपको 2 वीडियोज़ रिकमेंड की है उनको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने गाइडेंस के ऊपर भी बात की हुई है, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पहले आप वो 2 वीडियोज़ ज़रूर देख लें। तो अपने इस टॉपिक की तरफ बाकायदा तौर पर बात करने से पहले मैं स्टूडेंट्स से एक सवाल करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि पुरअसर बातचीत जो है वो क्या होती है। आपके ख्याल में क्या पुरअसर बातचीत होती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा लफाजी इस्तेमाल की गई हो, बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो, बहुत ज़्यादा इडियोमैटिक हो, उसमें मुहावरे बहुत अच्छे हों, बड़ा लिटरेरी टच हो, देखने वाला एक दफ़ा दंग ही रह जाए देख के, उसके ऊपर एक दाग बैठ जाए आपकी लैंग्वेज को देख के, ये होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें किसी बात, किसी चीज़, किसी वाक़ये को लेकर आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है किसी चीज़ की, तो आप अपनी बातचीत के ज़रिए, ख़्वाह वो बातचीत आपकी ओरल हो या रिटन हो, अपनी बातचीत के ज़रिए आप सेम टू सेम हूबहू वही पिक्चर अपने मुखातब के ज़हन में बना दें। ठीक है, यानी कि जो बात आप समझाना चाह रहे हैं अपने सामने वाले शख्स को, उसे वही बात समझ आए, यानी आप दोनों की समझ में कोई फ़र्क ना हो। टू सम अप कि आप बड़ी क्लैरिटी से मैसेज दें। सबसे पहले तो यह है ना कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं आप खुद पहले उससे क्लियर हों उसके बारे में कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और जब आप वो मैसेज कन्वे करें दूसरे बंदे को तो उसके माइंड के अंदर भी वो सेम टू सेम वही क्लैरिटी पैदा हो। यानी इफ़ेक्टिव जो मैसेज को कन्वे करना होता है ना इफ़ेक्टिवली, इसी को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसमें अब अगर हम ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे तो बात होगी, अगर ये बात करें कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसको फिर डेवलप कैसे किया जा सकता है, तो अगर कम्युनिकेशन देखें तो कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। और वर्बल में फिर आगे रिटन है एंड ओरल है। और चूंकि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ CSS एंड PMS के स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका पहला वास्ता रिटन इंग्लिश के साथ आता है, और ज़्यादा मसला भी इनके साथ यही करती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादातर जो है इंग्लिश में लोग फेल होते हैं। तो इस वीडियो में हम रिटन इंग्लिश की बात करेंगे। तो रिटन इंग्लिश की अगर बात करें तो फिर हम सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ेक्टिव राइटिंग जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन थी, तो इफ़ेक्टिव राइटिंग फिर क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जो इफ़ेक्टिव राइटिंग होती है उसके लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं मेजर इफ़ेक्टिव राइटिंग के। पहला लेवल होता है करेक्ट राइटिंग। करेक्ट राइटिंग का मतलब ये है कि आपने जो लिखा हुआ है वो फ्लॉलेस हो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर ना हो, ना ग्रामेटिकल एरर हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, जो लैंग्वेज की सेंस है वो बिल्कुल उसके अंदर सही डेवलप हुई हुई हो। तो करेक्ट राइटिंग, और ये बेसिक इंग्लिश यानी ग्रामर्स वगैरह इसके रूल्स को समझने से बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है तो फिर ये आप ठीक तरीके से लिख सकेंगे। तो पहला टारगेट आपका क्या है कि करेक्ट राइटिंग हो, लिखा हुआ आपका ठीक हो, उसमें एरर्स ना हो। दूसरा स्टेप, दूसरा लेवल जो है आपकी इफेक्टिव राइटिंग का वो क्या होता है, क्वालिटी राइटिंग। अब क्वालिटी राइटिंग में क्या है, सबसे पहले तो मैच्योरिटी हो। अब मैच्योरिटी वो इस तरह से समझे ना, देखें एक स्टूडेंट्स है 5th क्लास का, उसने एक ऐसे लिखा है, वही ऐसे एक 10th क्लास के स्टूडेंट लिखा है, वही ऐसे एक बैचलर लेवल का जो स्टूडेंट है उसने लिखा है। तो अब उनके लिखे हुए में देखकर डिफरेंस लगना चाहिए कि यार ये 5th क्लास के बच्चे ने लिखा है, ये मैट्रिक के ने लिखा है, ये बैचलर स्टूडेंट का है। तो ये एक मैच्योरिटी लेवल उसमें होना चाहिए। उसके अलावा क्लैरिटी होनी चाहिए, लिखे हुआ आप कोई चीज़ लिखी हुई देखें तो पता चलना चाहिए रीडर को कि मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं आप।
इसके अलावा क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी से मुराद ये है कि आपका अपना मवाद भी हो ना, ये ना हो कि जो रूटीन में चल रहा है, जो मशहूर चीज़ें हैं, कोट्स हैं, बस उन चीज़ों से आप अपने मवाद को भर दें, खुद से आपकी अपनी जो सेल्फ थिंकिंग है उसका इजहार ही ना हो रहा हो। ठीक है, क्रिएटिविटी हो और एनालिसिस हो, आप चीज़ों का तज्जिया भी कर सकें। तो ये सेकंड लेवल है आपकी राइटिंग का, इफेक्टिव राइटिंग का, क्वालिटी राइटिंग। थर्ड आपका लेवल है वो है स्टैंडर्ड राइटिंग। अब स्टैंडर्ड राइटिंग का मतलब ये है कि उसमें टेक्निकल राइटिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि राइटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे ऐसे है, प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है, लेटर है। तो उसमें डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंग्लिश के साथ आपको जो है उसको टैकल करना पड़ेगा इनको चीज़ों को। तो ये आपकी स्टैंडर्ड राइटिंग आ गई। तो लिहाजा सम अप करूँ तो आपकी इफेक्टिव राइटिंग में तीन लेवल्स में वो आपको आएगी, करेक्ट राइटिंग, क्वालिटी राइटिंग और स्टैंडर्ड राइटिंग। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह से हम इफेक्टिव राइटिंग जो है इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, गाइडेंस से करेंगे ना, ऑब्वियसली गाइड करेगा, आप कहीं से गाइडेंस लेंगे, चाहे आप किसी बुक से गाइड लें या किसी टीचर से गाइडेंस लें। तो अब गाइडेंस में एक चीज़ जो है बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारे गाइडेंस के सोर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग है या कन्वेंशनल लर्निंग है, उसमें गाइड करने वाले लोग ज़्यादातर नॉन टेक्निकल होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छा भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि नॉन टेक्निकल लोग गाइड कर रहे होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ता है, इंटरेक्शन रहता है, तो मुझे अंदाज़ा होता है उनसे मिलकर कि वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो किसी एकेडमी में जाता है, तो क्या हो रहा होता है एकेडमीज के अंदर या किसी टीचर के पास कि वो उन्हें ऐसे की प्रेसी की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट है उसकी बेसिक्स अभी वीक होती हैं, उसको सही से लिखना ही नहीं आता, करेक्ट इंग्लिश है ही नहीं उसकी। आप उसको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं ऐसे की और प्रेसी की, और माइंड भी उसका खाली है, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है, रीडिंग का एनालिसिस नहीं है। तो अब क्या होगा ऐसी सूरत हाल में? फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उसके बावजूद भी वो फेल हो जाएगा, खुसूसन ऐसे के अंदर। तो हालांकि तरीकाकार ये है कि एक स्टूडेंट है, उसके अंदर पहले आप ये उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चले ना। पहले आप उसकी राइटिंग को करेक्ट करें, करेक्ट राइटिंग लेकर आएँ, उसके बाद फिर क्वालिटी राइटिंग यानी मैच्योरिटी वाली साइड पर लेकर आएँ। फिर आप उसके अंदर स्टैंडर्ड राइटिंग जो है, टेक्निकल राइटिंग का तो स्टेप सबसे आखिर में है। और वो ये दो चीज़ें ठीक हो जाए ना स्टूडेंट की, कि लिखना ठीक तरह से आ जाए और एनालिसिस करना आ जाए, खुद से सेल्फ राइटिंग उनके अंदर डेवलप हो जाए, तो टेक्निकल राइटिंग कोई इशू नहीं है। वो स्टूडेंट बगैर टीचर के भी यकीन करे, उनको कोई बुक अच्छी हो तो उससे देख के भी वो सीख लेगा। लेकिन ये दो चीज़ों ज़्यादा मेहनत कराने वाली हैं और इन्हीं को इग्नोर किया जाता है अकेडमीज़ में भी और टीचर्स के पास भी। डायरेक्ट इस पर आ जाते हैं और स्टूडेंट्स फिर सफ़र करते हैं, फेल होते हैं। और मैंने एक और चीज़ भी देखी है, अकेडमी में जाके या अकेडमी के अलावा भी स्टूडेंट्स का जब सीनियर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है या कुछ एक्सपीरियंस लोगों से, तो स्टूडेंट्स उनकी राइटिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये तो बहुत हाई क्वालिटी का लिखा हुआ है, हम तो कभी ऐसा लिख ही नहीं सकते। और वो जब इंसान कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा तो फिर खौफ का शिकार भी होगा, और वो बाज़ का ये होता है घबरा के छोड़ भी देते हैं, क्विट कर जाते हैं। हालांकि इस पॉइंट पे अगर स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाए कि भाई जिस बंदे की राइटिंग से आप बहुत ज़्यादा मरूब हो रहे हैं, वो एक दिन में तो नहीं उसने डेवलप की, वो भी इन्हीं स्टेजेस से गुजर कर उसने डेवलप की है। तो जितना टाइम उस शख्स ने अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने में लगाया है, अगर उतना टाइम आप भी लगाएंगे तो आपकी भी इतनी अच्छी हो जाएगी, बल्कि हो सकता है कि इससे भी अच्छा आप लिखने लग जाएं। लेकिन वो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ पे ये कोर पॉइंट है। स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़े इजीली कामयाब हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ये मिसगाइड हो गया स्टूडेंट तो भटकता रहेगा। वो भटकता इस तरह रहेगा ना, जहाँ जाएगा उसको ऐसे की प्रेसी की इन चीज़ों की जो टेक्निकल राइटिंग है ना, इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स उसको बताते रहेंगे। ये वाले स्टेप उसको किसी ने नहीं बताने, ये बात उसको कोई नहीं बताना है कि यार आपने अपनी थिंकिंग के अंदर क्लैरिटी कैसे लानी है, क्रिएटिविटी कैसे आएगी, आप सेल्फ राइटिंग कैसे आपकी डेवलप होगी, इसके ऊपर कोई नहीं कोई फोकस करवाता। तो स्टूडेंट्स फिर सफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर जी हमारे टीचर कह रहे थे कि CSS एंड PMS जो है ना, उसके अंदर राइटिंग का स्टैंडर्ड उतना ही होना चाहिए जितना न्यूज़पेपर के कॉलम में इंग्लिश जिस स्टैंडर्ड की होती है ना, उस स्टैंडर्ड की इंग्लिश चाहिए। अब देखें, इस तरह की जब गाइडेंस आपको मिलेगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट फिर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार तो होंगे ना, घबराएंगे, क्विट करेंगे बीच में। अब अगर स्टैंडर्ड की बात आ गई है CSS एंड PMS की इंग्लिश की, तो मैं वो भी बताता चलूँ। देखें, CSS एंड PMS में जो राइटिंग का स्टैंडर्ड है ना, उसमें सवाए चंद एक टेक्निकल राइटिंग्स के, जिसमें कोई ख़ास किस्म की इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने अपनी बातचीत को सिंपल रखना होता है। और बल्कि ऐसे मौक़ों पर
लेबोरियस होना जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा होता है। आपने बस अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ कन्वे करना है इफेक्टिवली, आपका स्टाइल कन्विंसिंग हो, जो पढ़ने वाला है, रीडर है जो आपके पेपर को पढ़ रहा है, उसको मज़ा आए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ये स्टैंडर्ड है। ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस नहीं होना, या जितना वो आपने कोई देखे ना, अगर जैसे वो स्टूडेंट्स ने बात की कि वो कॉलम राइटिंग का जो है स्टैंडर्ड आपको चाहिए। देखें, एक बंदा 20 साल से न्यूज़पेपर के अंदर इंग्लिश में कॉलम लिख रहा है, और आप चंद रोज़ की या कुछ अर्सा की प्रैक्टिस करके कैसे उसका स्टैंडर्ड अचीव कर लेंगे? घबराएंगे तो सही, फिर आप परेशान तो होना आपका बनता है, कॉम्प्लेक्स का शिकार होना तो बनता है। देखें, तरीकाकार ये है कि आपने स्टैंडर्ड के पीछे नहीं भागना। बीइंग अ CSS एंड PMS स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड के पीछे नहीं भागना, आपने करेक्ट लिखने की कोशिश करनी है। करेक्ट इंग्लिश आपका मोटो होना चाहिए, यानी आप जब लिखें तो आपके लिखे के हुए के अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड है वो खुद ही आपका रीडिंग के साथ डेवलप हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे कोई बंदा पूछे कि आप इफेक्टिव राइटिंग जो है, ये तो मैंने बता दिया ना कि अकेडमीज में कैसे होता है और क्या गाइडेंस सही नहीं मिल रही है और गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, ये सारा। अगर आप मुझसे कोई पूछे कि जी गाइडेंस किस तरह आप करेंगे, या कैसे हम इफेक्टिव राइटिंग को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम ये डिफरेंट लेवल्स जो हैं इंग्लिश के किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसमें मेरा एक ही आंसर है। देखें, चाहे इंग्लिश हो या चाहे कोई और लैंग्वेज हो, तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर इफ़ेक्टिव राइटिंग को अचीव करने का सबसे आसान, सादा और एक ही तरीका है, और वो क्या है? रीडिंग। बिकॉज ओनली द गुड रीडर्स हैव ऑलवेज बीन द गुड राइटर्स। अच्छे कारी ही अच्छे लिखारी बन सकते हैं, अच्छे पढ़ने वाले अच्छे रीडर ही अच्छे राइटर बन सकते हैं। और रीडिंग में फिर दो तरह की रीडिंग होना ज़रूरी है, ये भी समझ लें। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग और एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ें, बार बार पढ़ें, रेपिटेशन से पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, दिन रात पढ़ें। आप जब आपको पास फ्री टाइम है आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, ये होती है इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग ये होती है कि आप वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़ें। ये ना हो कि आप एक ही कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही कोई अपने इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको डिफरेंट फील्ड डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो है मटेरियल उसको रीड करें। ये होती है आपकी एक्सटेंसिव अप्रोच। तो अब बात ये है, आप CSS करना चाहते हैं, आप PMS करना चाहते हैं, या वैसे राइटर बनना चाहते हैं, या लाइफ में कोई भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आज से ही आप रीडिंग शुरू कर दें और डिफरेंट किस्म का मटेरियल पढ़ें। आप नॉवेल्स पढ़ें, आप मैगजीन्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश राइटर की बात कर रहे हैं। तो यही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है राइटर बनने का। इंग्लिश में यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और कोई आप ग्रामर की किताबें रट लेने से या आप राइटिंग की टेक्निक्स को समझ लेने से या उनको पढ़ लेने से आप राइटर नहीं बनेंगे। राइटर बनने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर रीडिंग ही है, ये बात आप अपने पल्ले से बांध लें। अच्छा, अब मेरी ये बात सुनकर जो CSS PMS के वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम कम है अपीयर होने के लिए, वो घबरा गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, क्योंकि ये जो मैंने तरीका बताया डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और ये टाइम टेकिंग है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी घबराने की या परेशान होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है कि वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं अपना जो इफेक्टिव राइटिंग है। लेकिन एक बात वहीं पे है कि रीडिंग तो मस्ट है। चाहे शॉर्टकट में भी आप जाएंगे, रीडिंग के बगैर बात नहीं पड़ेगी। रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं तो। अच्छा, अब CSS एंड PMS के स्टूडेंट्स के लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि जो उनका सिलेबस है उनके एग्ज़ाम का, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो लिहाजा उनको वैरायटी ऑफ जो है ना कंटेंट, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर बड़ी प्रिसाइज और कंसाइज शेप में उनको मिल जाता है। तो बस रीडिंग का टारगेट आप उन्हीं बुक्स को पढ़ के पूरा कर लें। लेकिन उसमें मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने वो जो बुक्स हैं वो कोई याद करने की नज़र से, या आप कह लें उसको रटना नहीं है, उसको मेमोराइज करने के नज़रिए से नहीं आपने पढ़ना। जैसे इंसान कोई नावल नहीं पढ़ता, आप बिल्कुल उस नावल वाले स्टाइल में अपने ऑप्शनल और अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की जो बुक है ना उनको बार बार पढ़ें। यानी एक बुक शुरू की एंड तक उसको जस्ट रीड करें, फिर कर लें। सारी बुक्स को इस तरह से आप बार बार रीड करें, और इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है जो आप जिसमें आपने एग्ज़ाम देना है वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। डबल बेनिफिट है। और आप इसी तरह बार बार रीड करते जाएं,
बाद में आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी को देखते हुए फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आप अपने उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप जब एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे ना इस तरह से, तो वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तैयार भी हो जाएगा। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि एक बच्चा है, उसकी एक स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश में उसको लिखना अच्छे से आता है और उसने एक सब्जेक्ट को बार बार रीड किया हुआ है, तो एग्ज़ाम से पहले वो बगैर तैयारी के एग्ज़ाम में जाके बैठ जाए ना, तो यकीन जाने वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा। तो रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रीडिंग के बगैर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम का तो सोचें ही ना। तो जितना रीड करेंगे वो उतना आपके काम आएगा। अच्छा, एक तो आपने रीड कर लेना है, दूसरा पॉइंट क्या है, आपने ग्रामर के रूल्स को सीख लेना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। आप बेशक अच्छे रीडर होंगे, आपको लिखना भी आ जाएगा, लेकिन जो कंपटीशन का एग्ज़ाम्स है, ख़ासकर उसके इंग्लिश के जो पेपर हैं, उसमें फिर जब आपकी ग्रामेटिकल एरर्स आ रही होती हैं और ख़ासकर ऐसे में, तो वो फिर आपका बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और मार्क्स भी इसी वजह से ख़त्म होते हैं, कटते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने रूल्स ऑफ ग्रामर को फिर सीख लें। ये शॉर्टकट में आ रहा है, पहला रीडिंग और रूल्स ऑफ ग्रामर। अब रूल्स ऑफ ग्रामर आप किसी भी ग्रामर की अच्छी बुक से सीख सकते हैं, लेकिन इस हवाले से मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें कि किसी टीचर से रुजू करें ग्रामर को सीखने के लिए, क्योंकि टीचर जो है ना, वो एक तो आपको ट्रैक पे रखेगा, आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है, उसके रिसर्च वर्क से आप फ़ायदा हासिल करेंगे। वरना अगर आप खुद से करेंगे तो फिर आपका बहुत सारा टाइम जो है वो रिसर्च में ज़ाया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि लैंग्वेज को सीखने के अमल में सबसे अहम बात यही होती है कि आप किस से लैंग्वेज सीख रहे हैं। लिहाजा इंग्लिश को सीखने के लिए जो टीचर का इंतखाब है वो आपने बड़ा ही सोच समझ के करना है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट से इंटरेक्शन रहता है, तो मैं देखता हूँ अक्सर ही क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट अकेडमीज़ में या यूट्यूब चैनल है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, उस पर इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा मवाद होता है, टिप्स, ट्रिक्स, बुक्स, नोट्स, कि स्टूडेंट्स उनको देखकर घबरा जाते हैं, इवन कि वो क्विट कर जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये हमारे पास का होगी नहीं, हम नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। और इंग्लिश ज़ुबान पे अबूर हासिल करना पता नहीं कितना मुश्किल काम है। यानी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लोग चीज़ों के ना। उसमें एक चीज़ वो मरूब करने वाले भी लोगों की हैबिट होती है, और कुछ वो उनका प्रोसीजर इस तरह से होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को और बच्चे घबरा जाते हैं और छोड़ जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ डिटर्मिन्ड स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो क्विट नहीं करते, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि एंड तक उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने करना क्या है। यानी वो एंड तक इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के आखिरकार वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पे अबूर हासिल करके वो अपनी मतलूबा एक्सपर्टीज़ लैंग्वेज के अंदर हासिल कर लेंगे। तो इसलिए वो भी अपना बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। अब चूँकि बात टीचर की कर रहे हैं, तो मैं भी टीचर हूँ और मैं चूँकि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पे जो इंग्लिश चैनल्स हैं उनकी हम देखें ना, तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं इंग्लिश के ऊपर ही, सिखाने के ऊपर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने जो है वो क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। देखें, आपने जब भी किसी चीज़ को सीखना है, कोई भी आपने काम करना है, तो उसकी तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर तरतीब के अलावा आपको उन स्टेप्स का भी पता होना चाहिए कि जिन स्टेप्स की आपने तरतीब बना के एक सीढ़ी की सूरत में आपने अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करना है। अब यहाँ स्टेप से मुराद मेरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है और सीढ़ी से मुराद मेरी लर्निंग लेटर है। तो इन चीज़ों को जो है ना वो फुकदान पाया जाता है चैनल्स पे अक्सर ही। लेकिन मैं ये कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं मैं उन पे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम करवाने वाले भी चैनल्स हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये इशूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा फिर ये है कि वो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं कि स्टूडेंट्स को नहीं, ये आइडिया ही नहीं होता कि उनका कोर्स कब ख़त्म होगा, कब उनको इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, कब वो उस पर अबूर हासिल कर लेंगे। और बहुत कम चैनल हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ना कंप्लीट पैकेज देते हैं सीखने का, कि यार ये एक पैकेज है या ये इतनी वीडियोज़ हैं, आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मतलूबा महारत आपके अंदर लैंग्वेज की आ जाएगी। देखिए, आपने लैंग्वेज को समझना है ना, तो उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। किसी अंग्रेज़ी ज़ुबान को या किसी भी ज़ुबान को आप बेहतर तरीक़े से तभी समझ सकते हैं जब वो एक एज ए होल एक पैकेज की सूरत में आपको समझाई जाए या आप उसको समझें। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये जो इतनी बातें अभी मैंने बताई हैं, कि टीचर
जो है इंग्लिश सीखने के लिए, या आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं, या आपने यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने लर्निंग करनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो बड़ा सोच समझ के आपने फैसला लेना है, वरना ये ना हो कि आप बहुत सारा टाइम लगाएं और आपका टाइम ज़ाया हो जाए। तो हम चूँकि बात कर रहे थे, शॉर्टकट पे थे कि हम जो है किस तरह से हम इफेक्टिव रीडिंग जो है, अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग करके अपने अंदर राइटिंग स्किल डेवलप करें, तो शॉर्टकट से हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो वो यही था कि आप रीडिंग करें अपने टेक्स्ट बुक की बहुत ज़्यादा। तो रीडिंग करने से फिर क्या होगा ना, रीडिंग करने से क्या होगा, ये वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी, मैच्योरिटी आएगी आपकी थिंकिंग के अंदर, क्लैरिटी आ जाएगी, आप आइडियाज़ को खुद से जनरेट कर सकेंगे, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स आएगी, सेल्फ राइटिंग आपके अंदर आ जाएगी। तो वही बात होगी ना जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि अकेडमीज में क्या करते हैं कि यहाँ पे आके वो कराना शुरू कर देते हैं, ऐसे की प्रेसी की, यानी स्टैंडर्ड राइटिंग से शुरू करवाते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है, उसका रीडिंग का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसने पहले रीडिंग नहीं की हुई, बिल्कुल वो कोरा है, तो उसके अंदर ये चीज़ कभी भी डेवलप नहीं हो सकती किसी टेक्निक से, किसी टिप्स से, उसके साथ ये मैच्योरिटी, क्लैरिटी, एनालिसिस, सेल्फ राइटिंग वो नहीं आ सकती। अब जब उसको आप ऐसे और पैसे की जो है प्रेसी वगैरह की, कंप्रीहेंशन की, इन चीज़ों की आप उनको टिप्स बता देंगे, ट्रिक्स बता देंगे, वो सीख भी लेंगे। फिर उनके पास ऑप्शन ये है कि वो रटे लगाएंगे, पैसेजेस हैं उनको रट्टे लगा के बीच में वो पैचेस की शक्ल में ऐसे के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो एग्जामिनर है उसका बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो जब आपके ऐसों को देखेगा उसको पता चलेगा इसके अंदर ना कोई कॉन्टीन्यूटी है, ना इसके अंदर कोई लॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ किया हुआ है, ये पैचेस बने हुए हैं। जैसे उसकी मिसाल ऐसे ही है ना, जैसे एक क्लॉथ का कपड़ा और उसके अंदर आपने वो पैबंद लगा के उसके अंदर लगाए हुए पैचेस, तो कितना बुरा लगता है वो, तो वो वाली चीज़ बन जाती है। तो ये चीज़ कब बनेगी, एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर, और एग्जामिनर जो है उन चीज़ों को जज कर रहा होता है, बल्कि जज क्या करना है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, एक नज़र देख के उसको पता चल जाता है कि नेचुरल फ्लो इसकी राइटिंग में है या नहीं। वो किससे आना है, वो रीडिंग से आना है, वो इन टेक्निक से नहीं आना, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ है, यहीं पे स्टूडेंट गलत करते हैं, और सिखाने वाले भी गलती कर रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को बजाय इसके कि स्टेप बाय स्टेप लेकर आएँ, इधर से करेक्ट राइटिंग, क्वालिटी राइटिंग और स्टैंडर्ड राइटिंग की तरफ से लेके आए, वो डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड राइटिंग शुरू कर देते हैं। और बात वही है कि ये सारी चीज़ें भी फ्लॉप हैं अगर रीडिंग नहीं है, स्टूडेंट का रीडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सारा चीज़, ये किसी काम की कोई चीज़ें नहीं। आप ग्रामर के 100 मर्जी रूल पढ़ा लें, बच्चा नहीं, स्टूडेंट जो है वो उसमें लिखने की एबिलिटी पैदा नहीं होगी जब तक उसने रीड नहीं किया होगा। तो लिहाजा जब आप रीड करेंगे तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और जब आप ग्रामर के रूल्स आप पढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, करेक्ट राइटिंग आपके अंदर आ जाएगी, जो आपकी राइटिंग है वो गलतियों से पाक हो जाएगी, उसमें एरर्स नहीं होंगे। तो यही दो क्वालिटीज़ हैं CSS एंड PMS के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो ये आपके अंदर इंशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंटली जो है एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर होने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने CSS एंड PMS के स्टूडेंट्स के लिए ना सिर्फ बल्कि तमाम इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं, चाहे वो शौकिया इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, एक इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया है। और वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसमें यही स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, एक सीक्वेंस के साथ पूरा पैकेज मैंने दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई लामतनाही सिलसिला है वीडियोस का और पता ही नहीं चाह रहा कब ख़त्म होगा कोर्स, नहीं, आपको एक पूरा पैकेज देंगे, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आप इन वीडियोस को कर लें, इसके बाद आपके अंदर जो है मतलूबा जो है वो क्वालिटीज़ पैदा हो जाएंगी जो आप चाह रहे हैं CSS एंड PMS में अपीयर होने के लिए। तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है करवाई जाएंगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपके लिए चीज़ों को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, सादा रखूंगा, सिंपल रखूंगा। आप जब मेरे साथ काम करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, आपको कभी भी बर्डन या प्रेशर फील बिल्कुल भी नहीं होगा। और CSS एंड PMS स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि मैं आपको जो आपका इंग्लिश का पेपर है, जनरल इंग्लिश का, और जो CSS का है, उनकी तैयारी भी लहरा से करवाऊंगा। यानी ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, टेक्निकल राइटिंग, ये जो कुछ भी ये 2 पेपर्स में है वो सारा भी आपको तैयार करवाऊंगा। तो लिहाजा जो CSS एंड PMS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डबल फ़ायदा है कि एक तो इंग्लिश राइटिंग के हवाले से उनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा इंग्लिश के जो उनके 2 पेपर्स हैं उनके हवाले से भी इंशाल्लाह उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब आपने करना ये है कि आपने मेरी वीडियो देखनी है, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अपने चैनल पे किस तरह से आपको काम करवाना है, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखकर अगर आपको लगे कि आपको मेरे चैनल पर काम करके कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, तो फिर आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन करें, और मेरे कोर्स की वीडियोज़ भी आप टेस्ट करने की गरज से 2-4 वीडियोज़ देख लें। अगर आपको लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करें, वरना आप छोड़ सकते हैं।
लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब आप मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियोस देखेंगे तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन भी करेंगे और इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू भी करेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे भी, और कामयाब होने के बाद आप मुझे दुआ भी ज़रूर देंगे। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे कि सर आप हर वीडियोस के अंदर जो है ना मज़ीद 2-3 वीडियोस जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं देखने के लिए। देखें, ये ऐसा इसलिए है कि ये अभी चल रहा है हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियोस का सेशन। ये वाली वीडियो भी इंट्रोडक्टिव वीडियोस का हिस्सा है। तो ऐसा सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियोस के अंदर हो रहा है कि वो मैं एक वीडियो के अंदर 2 मज़ीद वीडियोस रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इसमें बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप इनको देखेंगे तो मुझे मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियोस को देखेंगे, मैं दावे से कहता हूँ आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो लेकिन जब हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा बाकायदा से इंग्लिश का, लैंग्वेज का, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि बार बार मैं आपको दूसरी वीडियो जो है वो रिकमेंड करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।